हेलो एवरीवन। आज मैं उनसे बात करना चाहूँगा जो 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं और रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो भाई रिज़ल्ट का वेट? कुछ लोग तो घूमने गए, कुछ आईपीएल देखने में व्यस्त हैं। क्यों भाई, क्या उखाड़ लिए हो? 10th का एग्ज़ाम है, कुछ नहीं है 10th तो बस एक स्टेप था, वो आप क्रॉस कर चुके हो। अब रिज़ल्ट के लिए वेट करना आपके लिए बस एक फ़ॉल्ट साबित होगा। पता है 5% जो स्टूडेंट हैं, जो सीरियस हैं, वो अभी पढ़ाई स्टार्ट कर भी चुके हैं और आप क्या कर रहे हैं? एन्जॉयमेंट, सिर्फ़ और सिर्फ एन्जॉय कर रहे हैं। और वो जो 5% लोग हैं, 5% जो स्टूडेंट है जो आप ही के साथ एग्ज़ाम दिए थे, वो आपसे आगे निकल चुके हैं। वो आप दिन प्रतिदिन आपका जो सिलेबस है, जो आपका सिलेबस मिलने वाला है आपका 11th और 12th में, उसको वो कवर करते जा रहे हैं। धीरे धीरे उनका कवर होते जा रहा है। वो बहुत सारे ऐसे टर्म सीख चुके होंगे जिनको अभी आप लोगों ने देखा तक नहीं है। तो आप अभी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी सिलेबस स्टार्ट कीजिए, जल्दी से जल्दी टीचर तक पहुंचिए, आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। आपको पता है 11 और 12 का जो सिलेबस है वो 10th के सिलेबस का लगभग 50 गुना मान लीजिए उतना ज़्यादा है। ये ज़्यादा इतना होता है कि आप उसको कवर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे का बैकलॉग रह जाता है। बैकलॉग किसको कहते हैं? बैकलॉग कहते हैं कि जो आपका 2-3 चैप्टर या 2-3 क्लास छूट गया। अब आप चौथे क्लास में जाएंगे, 5वें क्लास में जाएंगे, अब आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। तो ये जो चैप्टर आपका रह गया, यही बैकलॉग है। अब ये आपको पूरे 11, अगर 12 में भी यही हुआ तो पूरा 12 आपको परेशान करेगा और ये आपके सिलेक्शन का रोड़ा बनेगा। आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है अगर आपका बैकलॉग बढ़ता जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आपका एक तो मार्च निकल गया, ख़त्म हो गया मार्च। अब आप अप्रैल भी ख़त्म कर रहे हैं, अप्रैल फुल बन रहे हैं। तो अप्रैल को ख़त्म मत होने दीजिए। कहीं भी जहाँ भी स्टार्ट करना है आपको जल्दी से स्टडी स्टार्ट कर देना पड़ेगा। क्यों? ताकि आपका जो सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी कवर हो सके। देखिए, आप लोग कुछ फॉल्ट कर रहे हैं। क्या क्या फॉल्ट है वो मैं आपको काउंट करवाना चाहूँगा। पहला जो फॉल्ट है वो आप टाइम वेस्ट, ठीक है, टाइम का आप वेस्ट कर रहे हैं। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि आप अभी 1.5 महीना इन्जॉयमेंट में निकाल देंगे और वही 5% जो आपका दोस्त है ना, आपका जो कलीग है जो अभी 10th का एग्ज़ाम दे चुका है आपके साथ ही, जस्ट जिस दिन आपका पेपर ख़त्म हुआ उसी दिन उनका भी ख़त्म हुआ और वो अभी स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत सारा ऐसा टर्म आएगा जो आप 10 तक पढ़े नहीं। 10 का सिलेबस एक साइड रख दीजिए, अब वो उसमें से कोई सिलेबस आपका काम नहीं है। बस जो आप बेसिक सीखे, गुना भागा जोड़ घटाव, यही आएगा। केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत आएगा, फिजिक्स में थोड़ा बहुत आएगा और सब चीज़ नया होगा भाई, सब चीज़ नया। मैथ तो बिल्कुल ही नया होगा, ऐसा नया नया मैथ आएगा आप उसके बारे में सोच नहीं सकते। तो आप क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो टाइम का वेस्ट कर रहे हैं। सिलेबस बहुत बड़ा है तो टाइम का आपका क्या हो रहा है? धीरे धीरे वेस्ट। 1.5 महीना आपका निकल जाएगा ऐसे ही। और अगर रिज़ल्ट के बाद आप फिर सर्च करना शुरू करेंगे, कौन से कोचिंग में जाऊँ, कौन सा कोर्स लूँ, ऑनलाइन लूँ, ऑफलाइन लूँ, किस टीचर से पढ़ूँ, उसमें आपका 1 से 1.5 महीना फिर निकल जाएगा। तो आपका तो 3 महीना यहाँ से गायब हो गया। अब आप देखिए सिलेबस कैसे कवर करेंगे। सिलेबस वो भी कितना गुना? 50 गुना ज़्यादा। अब दूसरा जो गलती है वो है कंपटीशन। 10 तक कोई कंपटीशन नहीं है। बस 10 में तक आपको बोर्ड तक क्या करना है? आपको सिर्फ मार्क्स लाना है और इसके बाद है आपका कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन क्या है, किससे है? तो आपके ही भाई बंधु जो 10th एग्ज़ाम दिए हैं और जो पूरी तरह से सीरियस है ना, जिनको या तो जेई निकालना है, ठीक है, या जिनको नीट निकालना है, वो पूरी तरह से क्या हो चुके हैं? सीरियस, और उन अपना स्टडी जो है स्टार्ट कर चुके होंगे। वो 1.5 महीना में कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। जितना वो आप पढ़ेंगे, एक साल में पूरा पढ़ें आप 10th क्लास, जितना आप 10th क्लास एक साल में पढ़े हैं उतना वो 1.5 महीना में उतना ही सिलेबस, ठीक है, उससे ज़्यादा ही आप समझिए कि हर चीज़ में न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, थ्योरी तो भूल ही जाइए। तो वो सब 1.5 महीना में वो कवर कर चुके होंगे। आप अभी स्टार्ट भी नहीं करे होंगे और न करने के मूड में है। तो क्या होगा? आपका पूरा का पूरा जो कंपटीशन है वो उसमें आप बाहर हो जाएंगे, आप फिसड्डी साबित होंगे, आप बाहर चले जाएंगे कंपटीशन से। ठीक है, उसके बाद है टाइम का अवेलेबिलिटी, ठीक है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया टाइम के बारे में कि टाइम आपके पास अवेलेबल कितना होगा। तो आपका सिलेबस जो है 11th 12th वो सिलेबस बहुत वास्ट है। अभी मैंने बोला कि 10th का 50 गुना लगा लीजिए कि 50 गुना है वो, तो आपके पास टाइम बहुत कम अवेलेबल होगा। अब उस टाइम में आपको कवर भी करना है, शादी में भी घूमना होगा, घर में कुछ फंक्शन होगा, कहीं और जाना होगा। तो उन सब को मिला जुला के आप मान लीजिए कि आपके पास जो टाइम बचने वाला है वो सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए बहुत कम है। ठीक है, अगर बीच में वही क्लास छूट गया, अगर किसी दिन 2 क्लास 3 क्लास किसी चैप्टर का, ठीक है, कोई चैप्टर का 2-3 क्लास छूट गया, तो फिर चौथा 5वां क्लास में आप जाइए, कुछ समझ में आने वाला आपको नहीं है। ये चैप्टर आपका धरा का धरा रह गया। तो जो टाइम का अवेलेबिलिटी है वो क्या है? आपके पास बहुत ही कम है।
ठीक है। जो आप करते थे 10 में, क्या करते थे कि स्कूल में पढ़ाई हुआ, कोचिंग में पढ़ाई हुआ, इंस्टीट्यूट में पढ़ाई हुआ और आप घर पे आए, पढ़े ना पढ़ें, संडे को आप रिवाइज कर लेंगे तो वो हो जाता था क्योंकि उसका सिलेबस बहुत कम था। अब क्या है, अब तो आपको डेली बनाना पड़ेगा, डेली इसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, डेली उसको रिवीजन करना पड़ेगा। अगर एक से दूसरे दिन आप रिवीजन करेंगे तो वो निकल जाएगा। आपको मैं एक ग्राफ बताता हूँ, ठीक है। एक रिसर्च में पाया गया कि ये जो टाइम है, फॉरगेटन ग्राफ है ये, तो ग्राफ जो है ये डेली का ग्राफ ऐसा होता है। मतलब आप जो रिकॉल कर पाते हैं, जितना आप पढ़ते हैं और अगले दिन 24 घंटा के बाद जितना रिकॉल कर पाते हैं वो इस तरह से घट जाता है। इसको बोलते हैं फॉरगेटन कर्व, ठीक है, फॉरगेटिंग कर्व, ये दिन का है। तो ये आपका दिन प्रतिदिन क्या होते जाएगा, गिरता जाएगा। आप जितना एक दिन पढ़ेंगे अगले दिन आप उसको रिकॉल नहीं कर पाएंगे। तो इसको ठीक कैसे किया गया, तो एक और कर्व बनाया गया और उस कर्व को बोला गया रिवीजन कर्व। पहले दिन जो है ग्राफ ऐसे गिरा, फिर दूसरे दिन उसी टॉपिक को पढ़ा गया तो ये जो भूलने का था थोड़ा सा, इसका लेंथ जो है कम हो गया, फिर अगले दिन और रिवाइज किया, फिर कम हो गया। तो इस तरह से ये कर्व हो गया। तो आपके पास जो हथियार है वो है आपका रिवीजन, ठीक है। रिवीजन तो आपको करना ही होगा किसी भी हाल में। तो आपका जो टाइम एबिलिटी है वो कम हो रहा है। चौथा पॉइंट का अगर मैं बात करूं तो न्यूमेरिकल। अब कुछ बच्चों का क्या होगा कि 10 में उन्होंने कोई न्यूमेरिकल नहीं किया होगा, थ्योरी से उनका पार लग गया होगा, ना 9 में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन जितना भी मोल कंसेप्ट है जो बेसिक उसका है वो भी नहीं किए होंगे। तो अब आपको मिलने वाला है न्यूमेरिकल। हर टॉपिक में, हर चैप्टर में क्या मिलेगा, न्यूमेरिकल। अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल बनाने का आपका जो टाइम का मैनेजमेंट होगा वो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप न्यूमेरिकल्स तो भूल जाइए। अब जब न्यूमेरिकल नहीं होगा तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो आप बड़ा बड़ा सोच के रखे हैं, नीट और जेई, वो तो आपसे होने से रहा। तो जल्दी से जल्दी इन 4 पॉइंट को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं, इसको भी और इसको भी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी हो, एक टीचर ढूंढना पड़ेगा और उनसे क्या करना पड़ेगा, पूरा गाइड लेके आपको स्टडी स्टार्ट करना होगा। टाइम को वेस्ट मत कीजिए, स्टडी जो है अभी स्टार्ट कर दीजिए। 5% स्टूडेंट जो सीरियस हैं अभी से स्टार्ट कर चुके हैं, आप जो है फिसंडी साबित हो रहे हैं। तो आप अपना स्टडी ट्रैक पे लाने के लिए जल्द से जल्द पढ़ाई को क्या कीजिए, स्टार्ट कीजिए। एक बार जब पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे तो 1.5 महीने बाद ये बात आपको याद आएगा और तब आके आप कमेंट कीजिए कि हाँ, 1.5 महीना पहले स्टार्ट करना और 1.5 महीने बाद स्टार्ट करने में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि 10th के बाद और 11th में जाने से, 10th से 11th में जाने से क्या क्या चीज़ करना चाहिए, है ना। उस चीज़ के बारे में मैं बात करूंगा किसी अगले वीडियो में।